Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 2 और 3 अगस्त के करंट अफेयर्स क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपने हमारा वीकली रिविजन करंट अफेयर्स क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में आप उसे चेक कर सकते हैं। 200 प्लस का पार्ट 4 पढ़ाया था हमने संडे को। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, इनमें से कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम अगरबत्ती निर्माण में शामिल कारीगरों के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने लॉन्च किया है ये प्रोग्राम जिसका नाम है ग्रामोदय विकास योजना, और इससे जो अगरबत्ती निर्माण में शामिल कारीगर हैं उन्हें इससे फ़ायदा होगा। इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के बाद तत्काल रूप से 500 न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी इन कारीगरों के लिए। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि हमारी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एक प्रोग्राम जिसका नाम है ग्रामोदय विकास योजना, जिसके तहत जो भी अगरबत्ती निर्माण में शामिल है कारीगर उन्हें इसका फ़ायदा होगा और हमारी जो विलेज इंडस्ट्री है वो भी डेवलप की जाएगी। शुरुआती दौर में इस प्रोग्राम के तहत 4 पायलट प्रोजेक्ट्स में से शुरू किया जाएगा और हर में कुछ कारीगरों को चुना जाएगा और उन्हें 50 अगरबत्ती मेकिंग मशीन्स दी जाएगी और 10 मिक्सिंग मशीन्स दी जाएंगी। इन 4 प्रोजेक्ट के तहत टोटल जो सरकार है वो देगी 200 अगरबत्ती मेकिंग मशीन्स और 40 मिक्सिंग मशीन्स। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में अगरबत्ती काफ़ी ज़्यादा यूज़ आती है और भारी मात्रा में अगरबत्ती इंपोर्ट की जाती थी। इससे जो हमारी लोकल इकोनॉमी है उसे काफ़ी नुकसान होता था और इसीलिए हमारी सरकार ने अगरबत्ती को फ्री ट्रेड आइटम की कैटेगरी से हटाकर रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड आइटम में डाल दिया था और जो उस पर टैक्स था वो 10% से बढ़ा करके कर दिया गया था 25% को। ये किया गया था ताकि हमारी जो लोकल इकोनॉमी है उसे नुकसान कम हो और अब उन्होंने हमारी खादी इंडस्ट्रीज़ के साथ टाई अप किया है जिसके तहत ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे अलग अलग राज्यों में और हमारी जो लोकल इकोनॉमी है, हमारी जो लोकल विलेज इंडस्ट्री है उसे बूस्ट किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड के इंक्लूजन के बाद अब कुल मिलाकर कितने राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी लिंक हो गए हैं टू वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी 24। अब कुल मिलाकर 24 राज्य या फिर केंद्रीय शासित प्रदेश लिंक हो गए हैं टू वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। इससे पहले पिछले महीने जुलाई में टोटल 20 स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज लिंक थे जो अब बढ़कर हो गए हैं 24 और बाकी के इंक्लूड हो जाएंगे बाय मार्च 2021। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि 4 राज्य या फिर केंद्रीय शासित प्रदेश अब इंक्लूड हो गए हैं इन दी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम्स और वो है जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड और अब इनकी संख्या बढ़कर हो गई है 24। और जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि बाकी के जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है वो इंटीग्रेट किए जाएंगे बाय मार्च 2021 और ये डेटा जो हम आपको दे रहे हैं वो है 1 अगस्त 2020 का डेटा। तो चलिए एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है? वन नेशन वन राशन कार्ड किया जा रहा है ताकि कोई भी माइग्रेंट लेबर या जिसके पास भी राशन कार्ड हो वो सब्सिडाइज रेट में अपने हिस्से का राशन भारत के कोई भी कोने से ले सकता है। अब उन्हें अपने गांव या फिर अपने क्षेत्र में होने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई भी फेयर प्राइस शॉप पर जा सकते हैं, अपना राशन कार्ड दे सकते हैं और अपने हिस्से का राशन चाहे वो मुफ्त हो या फिर सब्सिडाइज रेट पर हो जाकर अवेल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल,
हाल ही में हमारे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत को रिप्रेजेंट किया है छठी ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर मीटिंग में, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी। इस मीटिंग की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा था? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज बी, रशिया। रशिया अध्यक्षता कर रहा था छठी ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग की। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। हाल ही में 30 जुलाई 2020 को ब्रिक्स की छठी एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी, जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया था और इसकी अध्यक्षता कर रहा था रूस यानी कि रशिया। ये मीटिंग हुई थी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और इसमें भारत से हिस्सा लिया था हमारे केंद्रीय मंत्री फॉर फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर ने, और उन्होंने भारत की जो चिंता है टुवर्ड्स अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसके ऊपर चर्चा की थी। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से कौन से देश ने अरब दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्टार्ट किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी, यूएई। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अरब दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू किया है। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अरब दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू किया है, जो कि स्थित है गल्फ कोस्ट के ईस्ट ऑफ कतार में, और इसमें 4 रिएक्टर्स है और पहला रिएक्टर में न्यूक्लियर फिजन ऑलरेडी शुरू हो गया है और ये जो प्लांट है वो यूज करेगा साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी। ये प्लांट इस प्लांट का नाम है बाराका प्लांट। ये प्लांट शुरू होने वाला था 2017 में, लेकिन कई सारे सेफ्टी इश्यूज के कारण इसे डिले कर दिया गया था। तो चलिए अब बात करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। यूएई का कैपिटल है अबू धाबी। यूएई की जो करेंसी है वो है यूएई दिरहम और वहाँ के जो राष्ट्रपति है यूएई के, उनका नाम है खलीफा बिन जायद अल नहयान। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, इनमें से किस कंपनी ने जापानीज यूटिलिटी जेरा के साथ अग्रीमेंट साइन किया है $600 मिलियन का, जिसके तहत वो नया पावर प्लांट सेटअप करेंगे बांग्लादेश में? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज बी, रिलायंस पावर। रिलायंस पावर ने हाल ही में जापानीज यूटिलिटी जेरा के साथ 642 मिलियन का लोन अग्रीमेंट साइन किया है। चलिए बात कर लेते हैं रिलायंस पावर किसकी है। रिलायंस पावर लिमिटेड है अनिल अंबानी की। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि रिलायंस पावर ने 31 जुलाई को ये अनाउंसमेंट की है कि उन्होंने जापानीज यूटिलिटी जेरा के साथ 642 मिलियन का एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है विद अ ग्रुप ऑफ लेंडर्स, जिसके तहत वो 745 मेगावाट का गैस बेस्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे इन बांग्लादेश। इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विजिट किया था बांग्लादेश को। तब उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की थी विद बांग्लादेश, जिसके तहत भारत सेटअप करेगी 3000 मेगावाट का प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश। उसी के तहत रिलायंस पावर ने हाथ मिलाया है जेरा के साथ एज अ पार्टनर, जिसके तहत 750 मेगावाट का गैस बेस्ड प्रोजेक्ट वो शुरुआत करेंगे इन बांग्लादेश। और ये एक जॉइंट वेंचर होगा बिटवीन रिलायंस पावर एंड जेरा, जिसमें रिलायंस पावर होल्ड करेगी 51% स्टेक और जेरा होल्ड करेगा 49% स्टेक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6वां सवाल, इनमें से कौन सी कंपनी ने सऊदी अरामको को पीछे छोड़ा है और वो अब दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ई, एप्पल। एप्पल ने पीछे छोड़ा है सऊदी अरामको को, अब वो बन गई है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं।
तो पहले हम बात करेंगे एप्पल के बारे में। एप्पल की खोज की गई थी 1 अप्रैल 1976 में। एप्पल के सीईओ का नाम है टिम कुक। एप्पल के जो हेडक्वार्टर्स है वो है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। और एप्पल के जो फाउंडर है उनका नाम है स्टीव जॉब्स, जिन्होंने दुनिया को आईफोन दिया था। हाल ही में एप्पल ने अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट की है और उसके बाद उन्होंने पीछे छोड़ा है ऑयल जायंट सऊदी अरमको को, और अब वो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। इसकी अनाउंसमेंट आई है 31 जुलाई को। एप्पल बन गई है दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिक ट्रेडेड कंपनी। और अब जो एप्पल है उसका मार्केट वैल्यूएशन बढ़कर हो गया है 1.84 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, वेरएज सऊदी अरमको का जो मार्केट वैल्यूएशन है वो है 1.76 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। दूसरे नंबर पर आ गया है सऊदी अरमको और पहले नंबर पर है एप्पल। चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, हामिद बकायोको को चुना गया है आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री के रूप में। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। अबिडजान आइवरी कोस्ट के जो राष्ट्रपति है अल्सेन ओउटारा ने चुना है आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री हमीद बाकायोका को अपने नए प्रधानमंत्री के रूप में। पूर्व प्रधानमंत्री आमदो गोन कोलिबली का 8 जुलाई को अचानक से निधन हो गया और उसके बाद हमीद सर्व कर रहे थे एज द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। आमदो गोन कोलिबली के निधन के बाद उनकी जो रूलिंग पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आ गई, बिकॉज उनके जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं वो अक्टूबर में हैं और इसीलिए वहाँ के जो राष्ट्रपति है अलासेन ओवाटारा ने चुना है हामिद बाकायोका को अपने नए प्रधानमंत्री के रूप में। चलिए अब आइवरी कोस्ट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आइवरी कोस्ट का कैपिटल है योमोसोकोरू और आइवरी कोस्ट की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के एडिशनल और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में इनमें से कौन से पूर्व RBI के गवर्नर को चुना गया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को चुना गया है एज द इंडिपेंडेंट एंड एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने 30 जुलाई को अपॉइंट किया है पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल को अपने एडिशनल और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अगले 5 वर्षों के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं उर्जित पटेल के बारे में एज द RBI गवर्नर। उर्जित पटेल ने लगभग 2 साल 3 महीने सर्व किया था एज द RBI गवर्नर फ्रॉम सितंबर 2016 टू दिसंबर 2018 और इसके अलावा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 24वें गवर्नर थे। चलिए बढ़ते हैं आगे 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, हाल ही में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने एक कमेटी का गठन किया है जो मदद करेगी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 के सिलेक्शंस में। उस कमेटी के चेयरपर्सन कौन है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, मुकुंदकम शर्मा। मुकुंदकम शर्मा चेयरपर्सन है सिलेक्शन कमेटी के। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं हम आगे। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने हाल ही में एक सिलेक्शन कमेटी का गठन किया है जिसके तहत कई सारे जो नेशनल लेवल के अवार्ड्स हैं उनके अवार्डीज़ को वो लोग डिसाइड करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन अवार्ड्स के अवार्डीज़ को डिसाइड किया जाएगा।
तो इसमें जिनके लिए चुना जाएगा वो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड्स, अर्जुना अवार्ड्स, ध्यानचंद अवार्ड्स, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार अवार्ड्स और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी फॉर द ईयर 2020। तो ये 6-7 जो पुरस्कार है इनके अवॉर्डीज को सिलेक्शन करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी का गठन हुआ है और इसे चेयर करेंगे रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिनका नाम है मुकुंदकम शर्मा। इसके अलावा इनमें कई सारे मेंबर्स हैं, जाने मानी हस्तियां हैं इन द फील्ड ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स। तो चलिए बात कर लेते हैं वो लोग कौन कौन हैं। कई सारे मेंबर्स हैं इसमें, जैसे कि है वीरेंद्र सहवाग जो कि क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है। दूसरे है सरदार सिंह जो कि हॉकी के साथ एसोसिएटेड है। तीसरे है मोनालिसा बरुआ मेहता जो कि टेबल टेनिस के साथ एसोसिएटेड है। चौथी है दीपा मलिक जो कि पैरा एथलीट है। पांचवें है वेंकटेशन देवराजन जो कि बॉक्सिंग के साथ एसोसिएटेड है। और इसके अलावा स्पोर्ट्स कमेंटेटर मनीष बाटविया रहेंगे और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलोक सिन्हा और नीरू भाटिया भी रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, हर साल नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, 1 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। 1 अगस्त को हर वर्ष मनाया जाता है इंटरनेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे। ये दिन बॉबी मैथ्यूज और उनके दोस्त जॉर्ज मैडिगन के सम्मान में मनाया जाता है। इन दोनों ने एक अचीवमेंट हासिल की थी। वर्ष 2015 में इन्होंने 46 हाई पीक्स, न्यूयॉर्क स्टेट के एडिरोडाक माउंटेन्स के 46 हाई पीक्स पर चढ़ाई की थी और तब से 1 अगस्त को इंटरनेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे भी मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, यॉर्कशायर डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, 1 अगस्त को मनाया जाता है यॉर्कशायर डे। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि यॉर्कशायर डे हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है, जिसके तहत जो हिस्टोरिक इंग्लिश काउंटी है यॉर्कशायर की उसे प्रमोट करने के लिए। और पहली बार 1975 में ये मनाया गया था बाय द यॉर्कशायर राइडिंग्स सोसाइटी। शुरुआती दौर में ये बेवरले में मनाया गया था एज अ प्रोटेस्ट मूवमेंट लोकल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। चलिए बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां सवाल, अभिनेता अनिल मुर्नी का हाल ही में निधन हो गया, वो किस राज्य को बिलोंग करते थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, केरला। केरला को बिलोंग करते थे। अभिनेता अनिल मुरली एक मलयाली एक्टर थे जिनका हाल ही में 51 साल की उम्र में निधन हो गया, कोची में 30 जुलाई को। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं कि पहले तो वो मलयाली एक्टर थे, ही वॉज फ्रॉम केरला। दूसरा, कोची में उनका निधन हुआ, उनकी एज थी 51 और जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन की डेट थी 30 जुलाई को। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें। इसके अलावा उनकी जो आखिरी पिक्चर थी वो थी फॉरेंसिक्स, जिसमें उन्होंने स्क्रीन स्पेस शेयर किया था टोविनो थॉमस के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 13वां सवाल, हाल ही में अमर सिंह जी का निधन हो गया है सिंगापुर में, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ थे अमर सिंह जी। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। पूर्व समाजवादी पार्टी के लीडर और राज्यसभा के एमपी अमर सिंह जी का सिंगापुर में निधन हो गया। 64 वर्ष के थे, वो बहुत टाइम से बीमार थे और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था सिंगापुर के अस्पताल में। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड्स ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबू को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो अगर इससे कोई भी शिकायत हो या कोई आपको सजेशंस देना हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके हमें बताइए ताकि हम उस पर और ज़्यादा वर्क कर सकें।
ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जैब हो, कैब हो या फिर पैरा 13.2 से रिलेटेड हो। इस वेबसाइट पर जाकर आप उसे डायरेक्टली परचेज कर पाएंगे और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकते हैं 24/7, चाहे हमारी वेबसाइट पे हो या फिर हमारे मॉक टेस्ट ऐप पे हो। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।